हुए सोचने लग जाती है, ये क्या हो रहा है? मेरे मंत्र इस काले साए पर काम क्यों नहीं कर रहे? यामिनी लगातार एक के बाद एक मंत्र पढ़ते जा रही थी, पर उन मंत्रों का उस काले साए पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। उल्टा यामिनी ही कमजोर पड़ते जा रही थी। यामिनी थकने लग गई थी। उसके माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंद आने लग गई थी। यामिनी की थकान उस काले साए को भी दिखने लग गई थी। काला साया हंसते हुए ही यामिनी से कहता है, क्या हुआ बच्ची, थक गई? बच्ची को उसके बाबा ने कुछ सिखाया नहीं क्या? ये बात सुनकर यामिनी के अंदर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो और तेजी के साथ मंत्र पढ़ने लग जाती है, पर उस काले साए पर उसका जरा सा भी असर नहीं होता। यामिनी पलटकर कुछ नहीं कहती है, बस वो मंत्र पढ़ते रहती है। काला साया डरावनी आवाज में यामिनी को घूरते हुए कहता है, तेरे इन मंत्रों का मुझ पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला बच्ची। मैं खुद काली शक्तियों से बना हूँ। लगता है तेरे बाबा ने तुझे बताया नहीं कि जब कोई काली शक्ति के पुंज से टकराती है तो वो उसे कमजोर नहीं करती बल्कि और ताकतवर बना देती है। तू मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही बल्कि और मजबूत बना रही है। यामिनी खामोशी रहती है। वो अभी भी मंत्र ही पढ़ रही थी। काला साया गुस्से के साथ कहता है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। तेरे ताज मिलने के बाद भी तू उतनी ही बेसहारा कमजोर रहेगी जितनी अभी है। उस काले साए की हंसी आसमान में गूंजने लग जाती है और उसकी हंसी के साथ ही ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर जो काले बादल मंडरा रहे थे वो गरजने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो काले बादल भी उस काले साए की हंसी में शामिल हो रहे हैं, उसके साथ गरजते हुए हंस रहे हो। काला साया अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, माना तू भी यक्षिणी है, पर तू ये कैसे भूल गई कि तू भी एक अभिशापित यक्षिणी है। यक्षिणी के रूप में एक डायन है, डायन, और एक डायन मेरा कुछ नहीं कर सकती। उसकी काली शक्तियों से मेरा अंत नहीं हो सकता। इस पृथ्वी लोक की सारी काली शक्तियां मेरी हैं। मैं उन्हीं काली शक्तियों से बना हूँ और जब इस लोक के वासी उन काली शक्तियों, काले जादू टोने का अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए उपयोग करते हैं तो वो मुझे और मजबूत करते हैं और शक्तिशाली और ताकतवर बनाते हैं। जैसे ही काला साया ये बात बोलता है तो उसकी बात सुनकर यामिनी के मंत्र पढ़ने की रफ्तार खुद कम होने लग जाती है, जैसे वो खुद हार मानने लग गई हो। उसका मनोबल टूट गया था। काला साया यामिनी को घूरते हुए कहता है, तुझे पता है, सालों पहले तेरी तरह ही उसने भी मेरा अंत करने की कोशिश करी थी। उसे भी लगा था वो मेरा किस्सा खत्म कर देगी, मार देगी मुझे, पर मेरा अंत करने के चक्कर में। इतना कहकर काला साया खुद चुप हो जाता है। जैसे ही काला साया ये बात बोलता है, यामिनी अब पूरी तरह से मंत्र पढ़ना बंद कर देती है, सीधे खड़ी हो जाती है और गौर से उस काले साए की बात सुनने लग जाती है। ऐसा लग रहा था वो काला साया उसी चीज के बारे में जिक्र कर रहा था जिसके बारे में यामिनी सालों से सुनना चाहती थी, जानना चाहती थी। काला साया कुछ सोचते हुए बड़बड़ाता है, वो मुझे मारना चाहती थी पर तू जानती है मैंने उसके साथ क्या किया? यामिनी उस काले साए की पीली डरावनी आंखों में देखते हुए कहती है, क्या किया तूने? काला साया खुन्नस भरे लहजे में कहता है, मैंने उसे मारा नहीं बल्कि उसे कैद कर दिया, उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया और आज भी वो तड़प रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता, तू भी नहीं। जैसे ही यामिनी ये बात सुनती है वो कुछ इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखें नम होने लग जाती है। यामिनी नम आंखों के साथ नम लहजे में कहती है, कहाँ है? काला साया चालाकी भरे अंदाज में कहता है, तू उसके पास जाना चाहती है, मिलना चाहती है उससे? यामिनी की नम आंखों में अब आंसू स्पष्ट दिखने लग गए थे। वो इतनी इमोशनल हो गई थी कि कुछ कह नहीं पा रही थी, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। काला साया तुरंत बोल पड़ता है, मैं तुझे उसके पास ले जाऊंगा, पर ऐसे नहीं, वैसे ही जैसी हालत में वो है आज, अभी इसी वक्त मैं तेरे साथ भी वही करूंगा जो मैंने उसके साथ किया था। काले साए के चुप होते ही मंजर में अचानक से खामोशी छा जाती है, खौफ की खामोशी। काला साया डरावनी आवाज में उस खामोशी को तोड़ते हुए यामिनी से कहता है, कैद कर दूंगा तुझे भी उसी की तरह। यामिनी कुछ समझ पाती कि वो काला साया क्या करने वाला है, उससे पहले काला साया फुर्ती के साथ ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर जो काले बादल मंडरा रहे थे उनकी तरफ देखता है और मंत्र पढ़ते हुए अपना उल्टा हाथ उन बादलों की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही धुएं से बना काले साए का हाथ बादलों तक पहुंच जाता है, उसी वक्त यामिनी के चारों तरफ एक के बाद एक धड़ाधड़ बिजली गिरना शुरू हो जाती है। जैसे ही एक बिजली गिरती है, यामिनी के सामने बड़ी सी बिजली की मीनार खड़ी हो जाती है। वो बिजली जैसे जैसे गिरती जा रही थी, यामिनी के चारों तरफ बिजली के मीनार का घेरा बनते जा रहा था।
ये वही बिजलियां थी जो उस रात युग और डायना को खिड़की से दिखाई दी थी, जिसको देखकर उन दोनों ने अंदाजा लगा लिया था कि बंगला मुंडा गांव में कुछ न कुछ तो बुरा जरूर हो रहा था। इसी रात डायना यामिनी को बद्दुआएं दे रही थी, अभिमन्यु के साथ बुरा करने के कारण। कहते हैं एक डायन की बद्दुआ सबसे जल्दी लगती है। ये उसी का असर था कि यामिनी कैद हो रही थी और उस काले साए के चंगुल में फंस रही थी। उस काले साए की बात सुनने के बाद यामिनी इतनी इमोशनल हो गई थी कि वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसके आसपास क्या हो रहा था और ना अपना बचाव कर पा रही थी। जैसे यामिनी के चारों तरफ बिजली की मीनारें खड़ी होती हैं, एक जोरदार बिजली उस मीनारों के बीचों बीच गिरती है और वो बिजली के मीनार कांच में बदलते हैं और अगले ही पल यामिनी एक कांच की बोतल के अंदर कैद हो जाती है। वो कांच बिजली से बने हुए थे जिसमें बिजली दौड़ रही थी। यामिनी अपने हाथों से उस कांच को तोड़ने की कोशिश करने लग जाती है पर नहीं तोड़ पाती है। यामिनी चीखते हुए कहती है, निकालो बाहर, निकालो मुझे यहाँ से, आह, बाहर निकालो। यामिनी के चीखने की आवाज सुनकर वो काला साया हंसने लग जाता है और हंसते हुए ही कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसी, वो भी ऐसी चीखती है। तेरी चीख तो और भी अच्छी है, उससे भी अच्छी। तुझे पता है मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे है? औरतों की चीखों से। मुझे औरतों की चीख सुनना बड़ा पसंद है, फिर वो चीख दर्द से कराहने की हो या फिर यामिनी अपना हाथ बोतल पर मारती रहती है, उसे तोड़ने की कोशिश करती रहती है पर नहीं तोड़ पाती है। यामिनी तड़पते हुए कहती है, बाहर निकाल, बाहर निकाल मुझे, आह। काला साया फिर कहता है, हाँ ऐसी चीखते रहे, मुझे चीख पसंद है, तेरी तड़प अच्छी लगी और मैं चाहता हूँ तेरी ये तड़प और बढ़े। तू उससे मिलना चाहती है ना? पर मैं तुझे उससे नहीं मिलाऊंगा, उसका चेहरा तक नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ये तड़प और बढ़ाना चाहता हूँ। तेरी दर्द से कराती हुई चीख और सुनना चाहता हूँ। चीख बच्ची, चीख और चीख। यामिनी गुस्से के साथ काले साए को घूरते रहती है, जैसे अपने अंदर बदले की आग भर रही हो। यामिनी जिस बड़ी सी बोतल में कैद थी वो छोटी होने लग जाती है और वो बोतल इतनी छोटी हो जाती है कि किसी के भी हाथ की पकड़ में आसानी से आ जाए। वो बिजली की शक्ति से बनी हुई बोतल नॉर्मल बोतल की तरह दिखने लग जाती है। यामिनी फिर चीखते हुए बोतल को तोड़ने की कोशिश करते हुए कहती है, इसी चीख के साथ यामिनी अपने अतीत की यादों से बाहर आ जाती है। इस वक्त वो कुएं के पास युग, अभिमन्यु और कछुए के साथ खड़ी थी। यामिनी ने युग, अभिमन्यु और कछुए को सिर्फ ये बताया था कि वो ताज नहीं ले पाई थी, जिस कारण उस काले साए के हाथ वो बिजली की शक्ति से बनी बोतल के अंदर कैद हो गई थी। ये बात नहीं बताई थी कि उसके और काले साए के बीच आखिरी वक्त में क्या बातें हुई थी। वो किसका जिक्र सुनकर इमोशनल हो गई थी। यामिनी की पूरी बात सुनने के बाद अभिमन्यु उस पर फिर शक करते हुए कहता है, मतलब ये हुआ कि तुम ताज लेने आई थी और उस काले साए ने तुम्हें ताज लेने से पहले ही कैद कर दिया। वो नहीं चाहता था कि ताज तुम्हारे हाथ लगे। यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु। अभिमन्यु अगले ही पल अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, तो फिर वो काला साया अभी तुम्हें रोकने क्यों नहीं आया जब तुम ताज लेने इस कुएं के पास आई हो? यामिनी अगले ही पल जवाब देती है, क्योंकि उसे अब वो मिल गया है जिसकी उसे जरूरत थी। अब वो और ताकतवर हो गया है, इतना ताकतवर कि शायद ताज पहनने के बावजूद मैं उसका अंत नहीं कर सकूं। युग बाबू ने उसे अनुराग अंकल का शरीर लाकर दे दिया जो उसे चाहिए था। अभिमन्यु कुछ पूछता उससे पहले ही युग यामिनी से हड़बड़ाहट के साथ पूछ बैठता है, क्यों यामिनी, उस काले साए को मेरे पापा का शरीर क्यों चाहिए था? यामिनी जवाब देती है, पता नहीं युग बाबू, पर आप में और आपके पिता में कुछ न कुछ खास बात तो जरूर है, तभी उस काले साए को सिर्फ आपके पिता का शरीर चाहिए था और मेरे बाबा ने भी मुझे आपका शिकार करने के लिए कहा था। अभिमन्यु को लगने लग जाता है कि यामिनी बात को घुमाने के लिए उसके बाबा का जिक्र छेड़ रही है, पर अभिमन्यु बात पर बने रहने के लिए अगले ही पल और चालाकी के साथ यामिनी से पूछ बैठता है, तुम्हें ये नहीं पता यामिनी कि उस काले साए को अनुराग अंकल का शरीर क्यों चाहिए था? कोई बात नहीं, पर ये तो पता होगा ना कि वो काला साया कौन है और वो क्या चाहता है। यामिनी खामोश रहती है, कुछ जवाब नहीं देती है। उसके चेहरे पर परेशानियां साफ दिख रही थी। युग भी तुरंत बौखलाहट के साथ अभिमन्यु के लहजे में यामिनी से पूछ बैठता है, हाँ यामिनी बताओ वो काला साया कौन है? वो ये सब क्यों कर रहा है और वो क्या चाहता है? यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए जवाब देती है, मुझे नहीं पता युग बाबू, मुझे उस काले साए के बारे में कुछ नहीं पता,
पता नहीं कि वो कौन है और क्या चाहता है। युग के बोलने से पहले ही अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, देखा युग, तूने, तेरी यामिनी को कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो लगता है इसे सब कुछ पता है, बस तुझे बताना नहीं चाहती। इसे अभी भी तुझ पर और हम पर भरोसा नहीं है, और इसे अभी भी तुझ पर और हम पर भरोसा नहीं है, तभी ये सारी सच्चाई छुपा रही है। युग के कुछ कहने से पहले ही यामिनी युग को अपनी बातों पर यकीन दिलाते हुए कहती है, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ युग बाबू, मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो काला साया कौन है। युग नम लहजे के साथ यामिनी से कहता है, तुम आज भी मुझसे झूठ बोल रही हो ना यामिनी, और कितना झूठ बोलोगी। यामिनी युग की नम आंखें देखते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। युग कहता है, कैसे कर लो यामिनी तुम्हारी बातों पर यकीन? तुम खुद जानती हो तुमने हर बार मुझसे कुछ न कुछ छुपाया है, और आज भी छुपा रही हो। यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता वो काला साया कौन है और क्या चाहता है। युग को चिढ़ते हुए कहता है, कैसे यामिनी, कैसे नहीं पता? तुम यक्षिणी हो ना, और तुम्हें ही नहीं पता कि वो काला साया कौन है? यामिनी अगले ही पल पलटकर भावनाओं में बहते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, नहीं पता, क्योंकि मैं वो यक्षिणी नहीं हूँ जो यक्षिणी आप मुझे समझ रहे हैं। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, युग, अभिमन्यु और कछुआ तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यामिनी ने एक ऐसी बात कह दी थी जिसके बारे में वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। यामिनी आक्रोश में ही अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, मैं वो यक्षिणी नहीं हूँ जिसे सदियों पहले भक्षाणर ने पृथ्वीलोक पर बुलाया था। मैं कामेश्वरी यक्षिणी नहीं हूँ। युग यामिनी को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, अगर तुम कामेश्वरी यक्षिणी नहीं हो तो फिर कौन हो यामिनी? यामिनी जानती थी कि अब सारी सच्चाई बताने का वक्त आ गया था। आज उसे युग को वो सच बताना होगा जिसे वो सालों से छुपाते हुए आ रही थी, वो सच जो उसके और उसके बाबा के सिवा कोई नहीं जानता था। युग यामिनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, बोलो यामिनी, ऐसे चुप मत रहो, बोलो कौन हो तुम? यामिनी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, युग बाबू, मैं कामेश्वरी यक्षिणी की बेटी हूँ। यामिनी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तुमने यामिनी? तुम यक्षिणी की बेटी हो? अभिमन्यु भी हैरानी के साथ कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? यक्षिणी की बेटी कैसे हो सकती है? यामिनी बात को घुमाते हुए कहती है, क्यों, कब, कैसे, ये मत पूछो अभिमन्यु, पर यही सच है जो मैंने बताया। मैं कामेश्वरी यक्षिणी की बेटी हूँ। युग यामिनी को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, अगर तुम कामेश्वरी यक्षिणी नहीं हो, उसकी बेटी हो, तो फिर कामेश्वरी यक्षिणी कहाँ पर है यामिनी? यामिनी जवाब देती है, माँ ग्रेवयार्ड कोठी में कैद है। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, कैद है? यामिनी कहती है, हाँ युग बाबू, जिस रात आपने अपने पिता को खोया था उस रात मैंने भी अपनी माँ को खोया था। उस रात सिर्फ आपके पिता की मौत नहीं हुई थी ग्रेवयार्ड कोठी में, बल्कि और भी बहुत कुछ हुआ था। एक बहुत बड़ा राज है जो उस रात ग्रेवयार्ड कोठी में दफन हो गया था। सदियों से है पुरानी ये यक्षिणी।